हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रीजन रिसर्च एप्लीकेशन और यूट्यूब पे। आज की क्लास में हम सीसेट 2023 मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले भी मैंने 2 वीडियो अपलोड किए थे और उन दोनों वीडियो में भी हमने लगभग 10-10, 12-12 क्वेश्चन सीसेट 2023 मैथ के देखे थे। आज की क्लास में बाकी जितने भी बचे हुए मैथ्स के क्वेश्चन हैं वो सारे हम क्या करने वाले हैं, कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। आज का जो पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ये है, क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर इसके सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे, समझेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी, सॉरी, ए बी और सी डी, ये यहाँ तक तो इंग्लिश में, हिंदी में क्या है, ए बी और सी डी 2 अंकों वाली क्या है, संख्या है। ए बी को सी डी से गुना करने पर गुणनफल 3 अंकों वाली संख्या डी ई एफ प्राप्त होती है। फिर क्या कह रहा है, डी ई एफ को अन्य 3 अंकों वाली संख्या जी एच आई से जोड़ने पर 975 प्राप्त होता है। साथ ही ए बी सी डी ई एफ जी एच आई भिन्न अंक है। भिन्न अंक का मतलब अलग अलग अंक है, एक ही प्रकार के अंक नहीं है, मतलब कोई भी अंक रिपीट नहीं हो सकता। तो आप आगे कह रहा है, यदि ई का मान 0 है और f का मान क्या है, 8 है, तो आपको a प्लस बी प्लस सी किसके बराबर होगा, ये आपको समझाना है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या है ए बी और एक संख्या है सी डी। जब इनको गुना करते हैं तो 3 अंकों की संख्या मिलती है, जो कि क्या है, डी ई एफ। डी ई एफ, ठीक है। अब कह रहा है ये 3 अंकों की जो संख्या है ना, डी ई एफ, इसको अगर जी एच आई के साथ जोड़ दें, किसके साथ जोड़ दें, जी एच आई के साथ जोड़ दें, तो जोड़ने पर जो टोटल वैल्यू मिलता है वो क्या मिलता है, 975। ठीक है। साथ में ये कह रखा है कि जो ई का मान है, मैं कलर चेंज कर रहा हूं, जो ई का मान है वह ई का मान क्या है, तो देख लेते क्वेश्चन में 0 है और एफ का मान क्या है, 8 है। साथ में ये कह दिया कि भैया ये वैल्यू तो क्या लेना है, 0, और ये वैल्यू क्या है, 8 है। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, तो आपको ए का, बी का और सी का मान लगा कर निकाल कर इन तीनों को जोड़ना है, और जोड़ने पर जो मान आएगा वही मेरा क्या होगा, सही सही आंसर होगा। ठीक है। अब देखो सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, ध्यान देना। अब एक चीज गौर करो, हमसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यहां से शुरुआत करते हैं, यहां से, क्योंकि डेटा इसका पता है। हमसे ये पता है, हमें ये पता है कि यह मान क्या है, 8 है, और i का मान मुझे पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि f और i को जब जोड़ेंगे तो यूनिट डिजिट पे क्या आना चाहिए, 5, इकाई पे क्या आना चाहिए, 5। तो आप कह सकते हो कि सर 8 में मैं कितना जोड़ूं ताकि इकाई पे 5 आ जाए, तो 8 में मैं 7 जोड़ूं तो 8 और 7 कितना होता है, 15, और 15 का इकाई क्या होता है, 5। तो यहाँ से आप इजी वे में पता कर सकते हैं कि सर इस i का मान क्या रखना होगा, 7। तभी तो ये 8 और 7 क्या होगा, 15। मैं इधर लिख भी देता हूँ। हमें क्या पता है, तो ई का मान 0 पता है, एफ का मान क्या पता है, 8। ठीक है। यहाँ से हमने ये पता कर लिया कि आई का मान क्या लेना पड़ेगा, 7। तभी तो ये 8 और 7 क्या होगा, 15, और 15 का क्या लिखेंगे, 5। कैरी क्या बचेगा, 1। वह कैरी कहाँ जाएगा, तो कहीं ना कहीं इस साइड जाएगा। अब आप कहोगे कि 1 और ई का मान क्या है, 0, 1 में 0 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 1। अब इसमें क्या जोड़ा जाए कि 7 आ जाए, इसमें क्या जोड़ा जाए कि 7 आ जाए। तो आप कहोगे सर अगर इस h का मान मैं 6 ले लूं, h का मान क्या ले लूं, 6 ले लूं, h का जो मान है वो क्या ले लूं, 6 ले लूं, तो आप कह सकते हो ना, सर 1 प्लस 0 प्लस 6 क्या हो जाएगा, 7। तो यहां से h का मान मुझे क्या पता चल गया, 6। अब मुझे ये पता चल गया कि भैया यहाँ से तो कोई कैरी आएगा नहीं, यहाँ से कोई हासिल तो आएगा नहीं, तो इस साइड जाएगा नहीं। अब हमें ये पता चल गया कि जो डी और जी है, इन दोनों को जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 9। और 9 क्या क्या संभावना बन सकती है, डी और जी का मान क्या होना चाहिए, टोटल 9। और टोटल 9 के लिए हम क्या ले सकते हैं, 4 या 5, या फिर 5 या 4। कहने का मतलब अगर डी का मान मैं 4 लूंगा तो जी का मान मुझे क्या लेना पड़ेगा, 5, तो 5 और 4 क्या बनेगा, 9। अगर डी का मान मैं 5 लूंगा तो जी का मान क्या लेना पड़ेगा, 4, तो 5 और 4 9 बन जाएगा। अब बोलोगे सर 5 और 4 ही क्यों सोचा, इसके अलावा कोई मान क्यों नहीं सोचा। तो जैसे सोच के देख लो कि अगर मैं ये 7 लेता तो ये 2 लेना पड़ता, तो 7 और 2 क्या होता, 9। जबकि 7 तो हम पहले ही यूज कर चुके हैं, और क्वेश्चन में कहा था इन सबका मान क्या है, अलग अलग है। मतलब जो वैल्यू एक बार आ गया वो वैल्यू दूसरे के लिए नहीं ले सकते। इसीलिए एक ही संभावना बनती है 4 और 5 की। कोई भी 4 हो सकता है, कोई भी 5 हो सकता है, जोड़ने पर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा।
क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां से हमें ई का मान 0 पता है, एफ का मान 8 पता है, आई का मान 7, एच का मान 6, डी का मान 4 या 5 और जी का मान 5 या 4। अब गौर करो तो टोटल कितने डिजिट होते हैं? तो 0 से 9 तक ही तो होते हैं, हाँ या ना? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जिनमें से क्या क्या हमने यूज कर लिया? 0 यूज कर लिया, अच्छा हमने 8 यूज कर लिया, हमने 7 यूज कर लिया, हमने 6 यूज कर लिया, 6 के अलावा 4 और 5 यूज कर लिया ना? तो हमारे पास बस यही 4 अंक बच रहे हैं, 1, 2, 3 और 9, यही बच रहा है। अब देखो यहां से हम दो तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। एक तो तरीका क्या हो सकता है कि हमें बताना है कि a प्लस बी प्लस सी को जोड़ने पर क्या आएगा। और जब हम ऑप्शन को देखते हैं, जरा ध्यान से गौर से देखना, जब ऑप्शन को देखते हैं तो ऑप्शन में मैक्सिमम वैल्यू जोड़ने पर क्या दिया गया है? 9। मैक्सिमम वैल्यू जोड़ने पर क्या दिया गया है? 9। कि अगर हम तीनों को जोड़ेंगे तो मैक्स टू मैक्स ऑप्शन में 9 है, 9 से ज़्यादा नहीं है। तो एक सोच तो हमारी ये हो सकती है कि सर अगर ए बी या सी में से किसी का भी मान मैं अगर 9 ले लूँ, किसी एक का मान मैं 9 ले लूं तो उसके अलावा कोई भी और मान लूंगा और जोड़ूंगा तो वैल्यू 9 से क्या हो जाएगा? ज्यादा। तो ये 9 तो हम नहीं ले सकते, ये 9 तो हम नहीं ले सकते। तो उसके अलावा बाद हमारे पास बचा क्या? 1, 2, 3। तो हम कह सकते हैं 1, 2, 3 इनका मान होगा। अब ऐसा हो सकता है कि ए का मान 3 हो, बी का मान 2 हो, सी का मान 1 हो, किसी भी सीक्वेंस में हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। लेकिन इतना मतलब है कि ए बी सी का मान 1, 2, 3 ही में से कोई ना कोई होगा। तो यही 3 मान बचे और इन्हीं तीनों को जब हम जोड़ देंगे तो जोड़ने पर वैल्यू कितना आएगा? 6। और यही मेरा क्या होगा? करेक्ट उत्तर होगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। ठीक है, देख लीजिए सॉल्यूशन एक बार, बिल्कुल ही क्या होगा? करेक्ट उत्तर। 9 क्यों नहीं लिया ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए, दूसरा आप ये भी सोच सकते थे, अगर इस तरीके से 9 को कैंसिल आउट नहीं करना है तो अलग तरीके से भी आगे बढ़ सकते थे। हम चाहते तो ए बी सी का मान भी पता कर सकते थे कि ए का मान एग्जैक्ट क्या लेना है, बी का एग्जैक्ट मान क्या लेना है और सी का एग्जैक्ट मान क्या लेना है। आपके लिए मैं समझा देता हूँ कैसे कर सकते थे। आपने ये तो कह दिया कि सर इन दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा? 9 आएगा। तो कोई एक मान इनमें से 5 या 4 होगा, इनमें से कोई एक मान 5 या 4 होगा। अब सोच के देखो कि अगर ये मान मैं 5 ले लूँ, ये मान मैं क्या ले लूँ? 5 ले लूँ, तो मुझे ये मान क्या लेना पड़ेगा? 4। अगर ये मान मैं 5 लूँ तो ये मान क्या लेना पड़ेगा? 4। तो ये 5 और 4 9 हो जाएगा, 5 और 4 9 हो जाएगा। लेकिन एक चीज और गौर करो, डी का मान हमने कितना पता? ये मान अगर 5 है तो डी का मान भी हम क्या लेंगे? 5। सोच के देखो कि अगर ये मान मैं 5 लेता हूँ, सोचा मैंने, सपोज किया, तो ये मान मुझे 4 लेना पड़ेगा, 5 और 4 9 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे भी डी का मान क्या होगा? 5। अब एक चीज हमें सोचना है कि इन दोनों का तो हमें क्या करना होता है? गुना, क्योंकि गुना करना है ना यहाँ पे। तो मैं डी में भी, जैसे यहाँ कोई नंबर होता तो आपस में गुना करते हैं, तो हम सोचते हैं कि 5 से किस संख्या को गुना करे कि इकाई पे 8 आ जाए। और 5 के पहारा में कहीं पे भी इकाई पे 8 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता है। तो यहाँ से एक चीज तो क्लियर हो गया। वो चीज क्या क्लियर हो गया? कि सर ये मान 5 नहीं हो सकता, ये मान 4 नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? तो समझिएगा, हम इसका मान तो 5 ले लेते हैं और इसका मान क्या ले ले? 4। तो ऑटोमेटिक फिर ये भी मान क्या हो जाएगा? 4। मैं पूरा पूरा सोचना समझा रहा हूं किस तरीके से सोच सके। तो पूरा मान क्या, इसका मान क्या ले सकते हैं? 4। अब 4 से किसका गुना करे कि 8 आ जाए? तो आप कहोगे सर 4 से 2 का गुना करे तो 4 दूनी 8 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? ये वैल्यू तो 408 हो गया और ये 4 दूनी 8। तो डी का मान हमने फिक्स कर लिया कि भैया डी का मान अब क्या होगा? तो 4 होगा। और जी का मान क्या होगा? 5 होगा। ये चीज़ अब फिक्स कर लिया हमने। वैसे इसकी जरूरत नहीं थी, इसके बिना ही मैंने आंसर निकाल दिया था, लेकिन मैं आपको निकालना सिखा रहा हूँ। ठीक है, अब आपने कहा कि सर इन तीनों में से, इन चारों में से एक मान तो 2 मुझे मिल गया, तो 2 का काम भी हो गया। अब बचा 1, 3 और 9। अब सोच के देखो कि अगर मैं यहाँ ए का मान 9 रखता, सोचो जरा, ये ए का मान 9 रखता और सी का मान 1 और 3 में से कुछ भी रखता, अगर ये मैं 9 रखता तो ये 92 होता, और सी का मान अगर 1 रखता तो ये 14 होता। 92 में अगर मैं 14 का गुना करूंगा तो कभी भी 408 आ पाएगा? क्योंकि ये टोटल मान तो 408 आया, ये 8 है, ये 0, इसका मान 4, नहीं आ पाएगा। अगर ये मान मैं 3 लूं तो ये कितना होगा? 34। और ये 92 में 34 का गुना करूं तो कभी भी 408 आ पाएगा? नहीं। मतलब 9 यहां से भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 का मान 9 नहीं लेना पड़ेगा। अब क्या लेना पड़ेगा? तो या तो ये करना होगा
नो कैंसिल आउट हो गया। अब तो ये करना होगा, या तो ए का मान 1 ले तो सी का मान क्या ले, 3 ले, या फिर ए का मान क्या ले, 3 ले तो सी का मान क्या लेना पड़ेगा, 1। अब कैलकुलेशन कैसे होगा, तो मान लो अगर ए का मान मैं 1 लेता हूं तो बी का मान 2 है तो 12, तो सी का मान मुझे क्या लेना पड़ेगा, 3 और ये 14। इन दोनों को गुना करके देखना पड़ेगा, गुना करने पर 408 आ गया तो हो जाएगा। 4 दूनी 8, नहीं डायरेक्ट ही कर लो ना, अब इतना बच्चों की तरह क्या करोगे। 12 में 3 का, 12 तिया 36, 360 और 12 चौका 48। तो आपने कहा सर 408 आ रहा है। कब आ रहा है 408, तो सर तब आ रहा है जब ए का मान 1 ले रहा हूं और सी का मान क्या ले रहा हूं, 3। सी का मान क्या ले रहा हूं, 3। ठीक है, तो यहां से हमें फाइंड आउट हो गया कि फिक्स है कि मुझे सी का मान 3 रखना पड़ेगा, बी का मान 2, ए का मान 1, तो आंसर टोटल क्या आ जाएगा, 6। ये मैंने पूरा पूरा तरीका बताया कि कैसे हम फाइंड आउट एक एक डिजिट कर सकते थे। बाकी शॉर्टकट भी समझा दिया था कि डायरेक्ट कैसे कर लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि प्रश्न है, क्या P Q से बड़ा है। आपसे कहना चाह रहा है कि P को Q से बड़ा रखना है। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि P को Q से बड़ा रखना है। ठीक है, अब इसके लिए पहला कथन क्या दिया कि अगर P गुना Q 0 से बड़ा हो, P गुना Q 0 से बड़ा हो तो क्या P Q से बड़ा होगा। दूसरा क्या दिया कि अगर P स्क्वायर बड़ा हो Q स्क्वायर से तब क्या P Q से बड़ा होगा। अगर हो जाएगा तो दोनों स्टेटमेंट फॉलो कर जाएगा, नहीं होगा तो फिर दोनों स्टेटमेंट फॉलो नहीं करेगा। अब एक एक करके देखते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा था कि सर P गुना Q 0 से बड़ा है। अगर P में Q का गुना करे और 0 से बड़ा होगा तो क्या ऐसा संभव है कि P Q से बड़ा होगा। चलिए सोच के देखते हैं। जैसे मान लो एक बार मैंने P का मान 5 ले लिया, ठीक है, और Q का मान मैंने क्या ले लिया, 4। तो आपने कहा सर 5 गुना 4 20, 5 गुना 4 20, 20 0 से बड़ा है। तो इस वाले केस में तो आप देख रहे हो कि P का मान Q से क्या है, बड़ा है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैं P का मान क्या लूँ 4 और Q का मान क्या लूँ 5 और इनको गुना करूं तो ये भी तो 5 4 पंचे 20 होगा, 4 पंचे क्या होगा 20, और 20 भी 0 से बड़ा है। तो इस वाले केस में क्या हो गया, तो Q बड़ा हो गया P से। तो हम डेफिनेटली 100% ऐसा नहीं कह सकते कि सर P गुना Q अगर 0 से बड़ा है तो P Q से बड़ा होगा या P Q से छोटा होगा। दोनों ही चीजें क्या है, संभव है। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत है। पहले स्टेटमेंट से यह साबित नहीं किया जा सकता कि P Q से बड़ा ही होगा, जबकि हमें साबित क्या करना है, Q से बड़ा। दूसरा देखो, दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है। दूसरा कथन कह रहा है कि P स्क्वायर Q स्क्वायर से बड़ा है। कह रहा है कि यदि P का स्क्वायर कर दे तो Q स्क्वायर और Q का स्क्वायर कर दे तो P स्क्वायर Q स्क्वायर से अगर बड़ा हो तो क्या P Q से बड़ा होगा। ऐसा साबित करके दिखाना है। तो सोच के देखो, अगर मान लो मैंने कहा कि ये वैल्यू मैंने लिया 4 और ये वैल्यू मैंने लिया 3, तो मैंने 4 का स्क्वायर कर दिया और 3 का स्क्वायर कर दिया। अब इस केस में देखो P का मान मैंने क्या लिया है 4 और Q का मान मैंने क्या लिया है 3। तो P का स्क्वायर कहने का मतलब 4 का स्क्वायर 16 और Q का स्क्वायर कहने का मतलब 3 का वर्ग 9। तो 16 9 से बड़ा है। लेकिन इस केस में आपने देखा कि P का वैल्यू मैंने Q से क्या लिया है, ज्यादा। लेकिन सेम चीज मैं कर दूं, अगर मैं कहूं कि -4 का स्क्वायर करिए और -3 का स्क्वायर करिए, तो इस केस में भी तो अगर स्क्वायर P स्क्वायर Q स्क्वायर से बड़ा होगा, क्योंकि -4 का अगर मैं वर्ग करूंगा 16 और -3 का वर्ग करूंगा तो 9। तो इस केस में भी 16 बड़ा होगा 9 से। लेकिन इस केस में आपने देखा कि P का मान क्या लिया था, -4 और Q का मान क्या लिया था, -3। तो इस केस में आप क्या देख रहे हो कि P छोटा है किससे, Q से। तो यहां भी 100% श्योरिटी नहीं कह सकते हैं कि अगर P स्क्वायर Q स्क्वायर से बड़ा है तो P बड़ा ही होगा Q से। तो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा क्या है, गलत है। और दोनों ही कथन गलत है, तो अपना सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर कौन सा, डी। इस प्रश्न का उत्तर दोनों कथनों का एक साथ उपयोग करके भी नहीं दिया जा सकता। देखो, दोनों कथन का अलग अलग उपयोग करके भी नहीं दिया जा सकता और दोनों को कंबाइन कर दे तब भी ये डेफिनेटली नहीं पता चल पाएगा कि P का मान Q से क्या है, बड़ा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26।
ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था, एक यही क्वेश्चन था जो टाइम एंड वर्क से आया है, नहीं तो मैक्सिमम क्या था, नंबर सिस्टम, नहीं तो पीएनसी। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, ये इंग्लिश में, इसका हिंदी में भी देख लीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि ए बी सी अलग अलग काम करने हेतु किसी काम को क्रमशः 8, 16 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए काम 8 दिन में पूरा करता है, बी उस काम को 16 दिन में, और सी कितने दिन में, 12 दिन में। फिर क्या कह रहा, अकेला ए सोमवार को काम करता है, अकेला बी मंगलवार को काम करता है, अकेला सी बुधवार को काम करता है। ठीक है, ए फिर से अकेला बृहस्पतिवार को काम करता है, और इसी तरीके से यह क्रम जारी रहता है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या विचार करना है, क्या टोटल काम जो समाप्त होगा उस दिन बृहस्पतिवार होगा, थर्सडे होगा। दूसरा क्या विचार करना है कि क्या टोटल काम 10 दिनों में पूरा हो जाएगा। अगर दोनों फॉलो कर गया तो दोनों हो जाएगा, नहीं तो फिर देखा जाएगा। चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है एक ए है, एक बी है और एक सी है। एक उस काम को 8 दिन में, बी उस काम को 16 दिन में, और सी उस काम को 12 दिन में। तो सबसे पहले ये निकाल लेते हैं कि आखिर टोटल काम कितना है। तो इन तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, 48। तो हमें पता चल गया कि जो टोटल वर्क है, जो सर टोटल वर्क है, वो टोटल वर्क कितना है, 48। अगर ये 8 दिन में कंप्लीट करता है तो 8 से अगर मैं 48 को काटूं तो आप क्या कहोगे, 6। आप कहोगे कि एक दिन में अगर 48 काम में 8 दिन लगे तो एक दिन में ए कितना काम करेगा, 6। 16 से इसको काटा तो आपने कहा कितनी बार में, 3 बार में। बी एक दिन में कितना काम करेगा, 3। और 12 से इसको काटा तो आपने कहा 4 बार में। सी एक दिन में कितना काम करेगा, 4। ये चीज यहां से पता चल गया कि यह एक दिन में 6 करेगा तभी 8 दिन में 48, यह एक दिन में 3 तभी 16 दिन में 48, यह एक दिन में 4 तभी 12 दिन में 48। अब अगले लाइन में क्या कह रहा है, शुरुआत मंडे से हुआ। शुरुआत कहां से हुआ, मंडे से। उसके बाद फिर क्या होगा, ट्यूसडे को काम होगा। ट्यूसडे के बाद क्या होगा, वेडनेसडे को काम होगा। उसके बाद फिर क्या होगा, थर्सडे को। वापस फिर क्या, फ्राइडे को। ऐसे ही क्रम चलता जाएगा। फ्राइडे के बाद सैटरडे, सैटरडे के बाद संडे। अभी भी काम समाप्त नहीं हुआ तो फिर मंडे से शुरुआत हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में ये कहा कि मंडे को तो ए काम करेगा, ट्यूसडे को तो बी काम करेगा अकेला, मंडे को सिर्फ ए का ही बारी है, ए ही पूरा काम करेगा। ट्यूसडे को सिर्फ और सिर्फ कौन काम करेगा, बी। और वेडनेसडे को सिर्फ और सिर्फ कौन काम करेगा, सी। इसके बाद वापस फिर रोटेशन चालू हो जाएगा। शुरुआत कहाँ से हुआ था, ए से, फिर ए से शुरू होगा। फिर उसके बाद बी का नंबर आएगा, फिर ऐसे ही आगे बढ़ेंगे तो किसका नंबर, सी का। और यही क्रम काम का चलता जाएगा, ए बी सी, फिर ए फिर बी फिर सी, फिर ए फिर बी फिर सी। यही काम, इसी क्रम में काम चलता जाए तो कितने दिन में काम समाप्त होगा, ये हमें पता करना है। चलिए अब सॉल्यूशन समझाता हूं आपको। सबसे पहले एक चीज देखो कि अगर मैं ए की बात करूं और बी की बात करूं और सी की बात करूं तो यह तीनों मिला दिया जाए तो यह ए एक दिन में कितना काम करता है, 6। बी एक दिन में कितना काम करता है, 3। और सी एक दिन में कितना काम करता है, 4। तो आपने कहा सर ये टोटल काम कितना हुआ, 13। लेकिन इस 13 काम को करने में दिन कितने लग गए, 3। नहीं, ये एक दिन में 6, ये एक दिन में 3, ये एक दिन में 4। मतलब एक बार पेयर हम बनाए इन तीनों का तो यह तीनों मिलकर एक दिन में 13 काम, सॉरी 3 दिन में 13 काम कर सकते हैं। तो अगले 3 दिन में भी फिर 13 काम खत्म हो जाएगा, उसके अगले 3 दिन में फिर 13 काम खत्म होगा। मतलब 13-13 काम का पेयर लेते जाएंगे, कितने दिन के हिसाब से, 3-3 दिन के हिसाब से। अब बताओ 3 दिन में 13 काम होता है, हमें करने कितने काम है, 48। अब मैं यहाँ टोटल वर्क कर रहा हूँ, ठीक है, 48। तो मैं सोचूंगा 13 के कितने पेयर बन जाएंगे, तो 13 के 3 बन जाएंगे। या सीधे सीधे से एक बात कहूँ तो 48 में 13 का भाग लगा लो। तो बताओ 13 से काटोगे 48 को तो 13, 13 दूना 26, 13 3 39, 13 चौका 52, 3 बार में। मतलब 13 के 3 पेयर बनेंगे, और 13 के 3 पेयर कहने का मतलब 13 या 39 काम हो जाएगा। कितने काम, 39। अच्छा, इस 13 काम के लिए कितने दिन लगे, 3 दिन। और ऐसे ही 13 के कितने पेयर बने, 3 पेयर बने। तो टाइम कितना लग जाएगा, तो आपने कहा 3 गुना 3 कहने का मतलब 9 दिन। अभी तक 9 दिन हो चुके हैं और 9 दिन में 13 काम हो गया है, ठीक है। अच्छा, सॉरी, 9 दिन में 39 काम हो गया है। अब 48 में से 39 काम अगर मैं घटाता हूं तो आपने कहा सर कितने काम और बचे, 9। अब बाकी ये 9 काम हमें करने हैं।
अब 9 काम कैसे कैसे होगा, तो एक बार जब ये पूरा साइकिल कंप्लीट हो गया, 39 काम हो गए, 9 दिन हो गए, अब शुरुआत वापस वहीं से होगी, कहाँ से, पहले दिन से। और पहला दिन कौन सा था, सोमवार, और सोमवार को कौन काम करता है, ए। मतलब अब किसकी बारी है, ए की बारी। और ए के बारे में देखा जाए तो ए एक दिन में कितना काम करता है, 6। तो इस 9 में से 6 काम ए कर देगा, और दिन कितना लेगा, 1। अच्छा, 6 काम हो गया, तो अब बचेगा कितना काम, 3। अब उसके बाद नंबर किसका आएगा, बी का। अब उसके बाद नंबर किसका आएगा, बी का। और बी भी एक दिन में कितना काम करता है, 3। 3 ही काम बचा था और वो 3 कर देता है, तो यह भी कितना दिन लेगा, 1 दिन। तो आप देखो ये 39 प्लस 6 और प्लस 3, ये टोटल कितना हो गया, 48। और इतने ही काम हमें क्या करने थे, समाप्त। और 48 काम को समाप्त करने में 9, 1 10 और 1 11 दिन लगे। कितने दिन लगे, 11 दिन लगे। मतलब ये कि अगर इस सीक्वेंस में हम काम करवाएं तो टोटल 48 काम कितने दिन में समाप्त होंगे, 11 दिन में समाप्त होंगे। अब इस पहला कथन पे चलते हैं। पहला कथन क्या कह रहा है, क्या यह काम बृहस्पतिवार को पूरा होगा। सोच के देखो, सोमवार को कौन कर रहा है, सॉरी, 39 के बाद वापस ए से शुरुआत होगी, और ए कौन से दिन काम करता है, सोमवार को। फिर बी कौन से दिन काम करता है, मंगलवार को। तो अगर मैं कहूं कि 39 काम यहां तक समाप्त हो गया, इसके बाद ये काम शुरू कहां से हुआ, सोमवार से। सोमवार के बाद क्या आया, मंगलवार, और मंगलवार को ही टोटल 48 काम समाप्त हुआ। तो क्या बृहस्पतिवार दिन को पूरा हुआ, नहीं, मंगलवार को पूरा हुआ। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है, कि टोटल ये 48 काम मंगलवार को क्या होगा, पूरा होगा। आगे कह रहा है, क्या यह 10 दिनों में पूरा हो गया, नहीं, ये पूरा काम कितने दिन में हुआ, 11 दिन में हमने निकाला है। तो ये दूसरा भी क्या है, गलत है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ऑप्शन क्या होगा, डी, ना तो 1 और ना ही 2, नाइदर 1 और नॉर 2। दोनों में से कोई भी कथन फॉलो नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये सीआई का है, ब्याज का है। अब देखो, इसको सॉल्व करने का मतलब सीधे देसी तरीके से नॉर्मल क्वेश्चन पढ़ोगे तब भी समझ में आ जाएगा यहाँ कहना क्या चाह रहा है, या फिर आप मैथमेटिकल तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, कोई मूलधन पी अर्धवार्षिक रूप से संयोजित R% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष में क्यू हो जाता है। पी मूलधन है, मिश्रधन कितने का मिला, क्यू का, 1 साल का समय है, और दर लेना है R% ईयरली, वार्षिक कह रहा है। लेकिन ब्याज वार्षिक लागू नहीं करना है, ब्याज अर्धवार्षिक रूप से लागू करना है, हाफ ईयरली लागू करना है। मतलब ब्याज का कैलकुलेशन 6-6 महीने पर करना है। दूसरा केस क्या कह रहा है, यदि वही मूलधन पी, अभी भी मूलधन पी है, वार्षिक रूप से संयोजित हो जाए। पहले तो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रहा था, अब कैसे, वार्षिक रूप से। और अब दर कह रहा है कि S% वार्षिक हो, तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष में क्यू हो जाता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कहने का मतलब क्या है, पहले तो एक नॉर्मल चीज समझो कि पी क्यू बना, पी क्यू बना, पी क्या बना, क्यू बना। अच्छा, यहां जो रेट है वो रेट कैसा है, तो वार्षिक है। रेट कैसा है, वार्षिक है। लेकिन लागू कैसा करना है, हाफ ईयरली करना है, अर्धवार्षिक लागू करना है। ठीक है। दूसरे केस में भी पी को क्या बनाना है, क्यू, क्योंकि जितना मूलधन यहां उतना ही मूलधन यहां, जितना मिश्रधन यहां उतना ही मिश्रधन यहां। ठीक है। इस वाले केस में रेट क्या है, S%, और वो भी कैसा है, वार्षिक है। ठीक है। और इसको कैसा लागू करना है, यहाँ ब्याज किस तरीके से लागू करना है, वार्षिक रूप से। मतलब यहाँ जो ब्याज का कैलकुलेशन होगा वो 1 बार में होगा, और यहाँ ब्याज का कैलकुलेशन कितनी बार में होगा, 2 बार में होगा। अच्छा, एक चीज और, यहाँ भी टोटल टाइम 1 वर्षों का है, और यहाँ भी टोटल टाइम कितने वर्षों का है, 1 वर्षों का है। ठीक है। तो हमें बताना है क्या R S के बराबर है, मतलब जो दर R है वही दर S है, दोनों का मान बराबर है, या R ज्यादा है S से, या S ज्यादा है R से, या S ग्रेटर देन इक्वल टू है R के। ठीक है, ये बताना है। अब इसको नॉर्मल तरीके से ही सोचो कि P मेरा मूलधन है, Q मेरा मिश्रधन है। तो आपको सबको पता है कि मूलधन में अगर हम ब्याज जोड़ेंगे तभी मिश्रधन आता है। ठीक है। अब यहाँ पे भी P मूलधन है और Q क्या है, मिश्रधन है। तो इतना तो समझ में आ गया कि अगर ये 1000 होगा और मान लो मिश्रधन 1210 है, तो ये भी 1000 है तो मिश्रधन 1210 ही होगा, हाँ या ना। तो इसका मतलब क्या है कि जितना ब्याज यहाँ मिलेगा उतना ही ब्याज यहाँ मिलेगा। ब्याज तो दोनों जगह क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, हाँ या ना। लेकिन सोचने की बात यह है कि यहां जो ब्याज मिलेगा वो टोटल कितनी बार में मिलेगा, 1 बार में, और यहां जो ब्याज मिलेगा वो टोटल कितनी बार में मिलेगा, 2 बार में।
मतलब यहाँ r/2 के हिसाब से r/2 के हिसाब से 2 बार में मिलेगा, और यहाँ पूरा कितनी बार में मिलेगा? 1 बार में। मतलब यहाँ ब्याज की पूर्ति 1 बार में हो रही है, और यहाँ ब्याज की पूर्ति कितनी बार में हो रही है? 2 बार में। तो साफ साफ आप समझ रहे होंगे इस लाइन से कि ये वाला ब्याज और ये वाला ब्याज दोनों जोड़े तब ये पूरा ब्याज को पूरा कर पाया, और यहाँ अकेले एस पूरा ब्याज को क्या कर पा रहा है? पूरा कर पा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये वैल्यू ज्यादा होगा इस वैल्यू से, तभी तो इसको 2 बार जोड़ना पड़ा, तब इतना आ पाया। तो आप सीधा सीधा यहां से कह सकते हैं कि सर एस का मान किससे बड़ा होगा? तो आर से। एस का मान किससे बड़ा होगा? आर से। डायरेक्ट आप इस तरीके से भी सोच सकते थे। कल होके मान लो क्वार्टरली भी कह देता, कि क्वार्टरली कह देता, तो क्वार्टरली का मतलब 3-3 महीने पर, ठीक है, और एक ईयरली कहता। मान लो मैं कहता कि पी है, क्यू बन गया, और क्वार्टरली बनाना है, तो कितनी बार में ब्याज आता? तो आप कहते कोई भी ब्याज मान लो मैं यहाँ कहता पी क्यू, पी आर और एस है, मैं कहता क्यू है। टोटल ब्याज क्या है? Q% वार्षिक है। क्यू तो ले ही लिया है, क्यू नहीं लेंगे। टोटल ब्याज मैं कहता M% वार्षिक है, ठीक है, और लागू क्या करना होता? क्वार्टरली। तो आप कहते सर यहाँ ब्याज कितनी बार में कैलकुलेट होता? 4 बार में कैलकुलेट होता। हाँ या ना? तो यहाँ उस ब्याज को लेने के लिए कितने टाइम्स लग गए? 4 टाइम्स। यहाँ कितने टाइम्स? 2 टाइम्स। यहाँ कितने टाइम्स? 1 टाइम्स। तो हर हाल में एस क्या होता ज्यादा? किससे? तो आर से। या आर किससे ज्यादा होता? तो एम से। ऐसा भी रिलेशन बाद में बनवा के पूछा जा सकता था, ठीक है। ये तो भैया सोचने समझने की बात हो गई। सोचने समझने की क्षमता है, बेसिक अच्छे से पढ़ा है तो डायरेक्ट इस पर टिक लगा सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। मैथमेटिकली भी इसको कर सकते हैं। मैथमेटिकली कैसे करेंगे तो ध्यान देना। आप सबको पता है कि मिश्रधन निकालने का फॉर्मूला होता है मूलधन गुना 1 प्लस दर बटा 100 और पावर क्या होता है? टी। केस नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? तो सर मिश्रधन Q है, मूलधन P है, अच्छा 1 प्लस रेट R% है। देखो दर क्या है? R% वार्षिक है, तो अर्धवार्षिक रूप से लागू करना है तो दर तो आधा करना पड़ेगा, मतलब R का आधा, R/2 गुना 100, और समय 2 हो जाएगा। 2 क्यों होगा? क्योंकि 6-6 महीने पर 2 बार ब्याज कैलकुलेट होगा, तो ब्याज का कैलकुलेशन 2 बार में। दूसरे केस में मिश्रधन Q है, मूलधन P है, 1 प्लस दर S लेंगे, क्योंकि यहाँ तो वार्षिक ही लेना है और वार्षिक दिया और वार्षिक ही लागू करना, और समय कितना? 1। कह रहा है ये दोनों, देखो दोनों जगह क्या है? मिश्रधन बराबर है, तो आप ऐसा कह सकते हो ना सर P गुना 1 प्लस R बटा 200 और इसका पावर 2 बराबर P गुना 1 प्लस S बटा 100, इसका पावर 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं, P से P कैंसिल। अच्छा अब यहाँ R का वैल्यू कुछ सपोज कर लो, जैसे मान लो मैंने मान लिया कि R का वैल्यू 200 है। 200 ही क्यों लिया? ताकि ये 200 से 200 कट जाए। तो आपने कहा सर ये 1 प्लस 200 बटा क्या? 200 और इसका पावर क्या? 2 बराबर 1 प्लस S बटा 100। R का मान मैंने क्या सपोज किया था? 200। ये इससे कट जाएगा, क्या होगा? 1 और 1 और 1 कितना? 2, 2 का वर्ग बराबर 1 प्लस S बटा क्या? 100। तो 2 का वर्ग 4 होगा, ये इधर आएगा तो -1 बटा बराबर S बटा 100। तो ये 3 हुआ बराबर S बटा 100। तो S का मान यहाँ से क्या आया? तो आपने कहा 3 गुना 100 300। अब यहाँ से भी आप मैथमेटिकली देख रहे हो कि R अगर 200 था तो S मेरा क्या है? 300। तो यहाँ से भी पता चला S बड़ा है किससे? R से। ये मैथमेटिकली साबित कर सकते थे, बाकी ऐसा कुछ है नहीं, आप डायरेक्ट क्वेश्चन को देख के ही टिक लगा लेते। ये बहुत आसान क्वेश्चन था इस पेपर में। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, S ग्रेटर देन R। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। ये P&C से है, इसमें कहीं ना कहीं क्या लगाना है? कॉम्बिनेशन लगाना है, ठीक है, कॉम्बिनेशन लगाना है, क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ABCD कोई वर्ग है, AB और CD प्रत्येक पर एक बिंदु और BC और DA प्रत्येक पर 2 भिन्न बिंदु चुने जाते हैं। इन 6 बिंदुओं से किसी 3 बिंदुओं को लेकर, 3 बिंदुओं को शीर्ष लेकर कितने भिन्न त्रिभुज खींचे जा सकते हैं, ये हमें बताना है। ये हमें बताना है। कहना क्या चाह रहा है? देखो यहीं पे समझो कि ये मेरा एक वर्ग है, ये ABCD वर्ग है, ठीक है। कह रहा है AB और CD पर एक ही बिंदु लेना है। AB पे एक पॉइंट ले लो, CD पे एक पॉइंट ले लो।
लेकिन BC और DA पे 2-2 पॉइंट लो, यहाँ 1 पॉइंट, यहाँ 2 पॉइंट, यहाँ 2 पॉइंट, यहाँ। अब कह रहा है इनमें से किसी भी 3 बिंदु को लेकर त्रिभुज बनाना है, ऐसे कितने त्रिभुज बना सकते हैं, ये कह रहा है। तो देखो अगर ऐसे बनाने बैठेंगे तो टाइम लग जाएगा। जैसे मान लो मैं कहता ये एक त्रिभुज बन गया, अच्छा ये एक त्रिभुज बन गया, नहीं 3 बिंदु को लेकर। अच्छा हम कहते हैं ये 3 बिंदु को लेकर एक त्रिभुज बन गया, कल कहते हैं ये 3 बिंदु को लेकर त्रिभुज बन गया, हाँ या ना, ये 3 बिंदु को लेकर त्रिभुज बन गया। तो इस तरीके से काउंट करने में क्या लगेगा, टाइम। तो सिंपल सा तरीका क्या है, हमें क्या कह रहा है कि 6 बिंदु है जिसमें से 3 बिंदु को लेकर, 6 बिंदु है जिसमें से 3 बिंदु को लेकर कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, ये हमें बताना है। तो कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन लगेगा, और कॉम्बिनेशन में आप ध्यान रखना कि NCR का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, फैक्टोरियल n बटा फैक्टोरियल r इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये ध्यान रखना कॉम्बिनेशन में आता है। और ये फॉर्मूला बनता कैसे है ये भी आपको बताया गया होगा जब आपने PNC पढ़ा है तब। अब मैं यहाँ सिंपल कह सकता हूँ कि n का मान क्या है 6, तो फैक्टोरियल 6, r का मान क्या है 3, तो फैक्टोरियल 3, n माइनस आर मतलब 6 माइनस 3 फैक्टोरियल 3। अब इसको सरल करें तो 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, इनको सरल करें 3 गुना 2 गुना 1, इनको सरल करें 3 गुना 2 गुना 1, 3 दूनी 6 कट गया, 3 दूनी 6 कट गया, 5 में 4 का गुना 20, मतलब टोटल 20 त्रिभुज बनाए जा सकते हैं 3 बिंदुओं को लेकर। सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल ही सही उत्तर। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। क्या कह रहा है, राज के पास एक डब्बे में 10 जोड़े लाल जूते हैं। जोड़े कह रहा है, जोड़े का मतलब है पेयर, लेफ्ट और राइट दोनों का कॉम्बिनेशन मिलाकर टोटल कितने जूते हैं 10, कितने कौन से कलर के, तो लाल कलर के। फिर कह रहा है 9 जोड़े सफ़ेद जूते हैं और 8 जोड़े काले जूते हैं, ठीक है। यदि वह पहनने हेतु एक जोड़ा लाल जूता लेने के लिए डिब्बे में से रैंडम रूप से एक एक करके जूते निकालता है, और वो भी कैसे, बिना उसमें वापस रखे हुए, तो उसे अधिकतम, देखो यहाँ कह रहा है मैक्सिमम कितने प्रयास करने होंगे। ये 3 प्रकार का जूता है एक डब्बे में। अब क्या करना है कि रैंडम रूप से मैंने जैसे एक जूता निकाला, ठीक है, उसको वापस नहीं रखना है, फिर मैंने दूसरा जूता निकाला, फिर मैंने तीसरा जूता निकाला, ऐसे में कितनी बार जूते को निकालूं ताकि मुझे रेड कलर के जोड़े में जूते मिल जाए, पेयर्स में जूते मिल जाए। कहने का मतलब रेड कलर का एक लेफ्ट पैर का और एक राइट पैर का मिल जाए, ये हमें बताना है। अब देखो कैसे करोगे समझना। रेड कलर की बात करें, ध्यान दो, तो रेड कलर के टोटल पेयर कितने हैं, तो आपने कहा सर 10 जोड़े, 10 ही है, हाँ। तो जूते आखिर में होंगे कितने, 20 होंगे। अगर 10 जोड़े हैं तो एक जोड़े में 2 जूते, तो 10 जोड़े में कितने, 20 जूते। अगर वाइट कलर की बात करें, सफ़ेद कलर की बात करें, तो सफ़ेद कलर के 9 जोड़े हैं, तो कहने का मतलब टोटल कितने हैं, 18। इसके बाद क्या है, तो ब्लैक कलर है, और ब्लैक कलर के कितने जोड़े हैं, 8, तो कहने का मतलब क्या है, 16। देखो क्वेश्चन में कह रहा अधिकतम प्रयास करना है, मैक्सिमम। मिनिमम कहता तो भैया अपनी किस्मत के ऊपर, क्या पता पहली बार में ही निकल जाता, नहीं पहली बार में निकालते तो एक लेफ्ट पैर का निकल जाता, दूसरी बार निकालते एक तो राइट पैर का निकल जाता, लाल ही निकल जाता, ठीक है। पर यहाँ में एक मैक्सिमम प्रयास करके देखना है। अब देखो आपकी किस्मत बहुत खराब है, आप ऐसे मान के चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि आपकी किस्मत बहुत ही खराब है। खराब इन द सेंस कि आपने जब पहली बार जूते में, सॉरी डब्बे में से जूते निकाला, आपको रेड आना चाहिए था, रेड नहीं आया, बाकी कलर का आ गया। दूसरी बार फिर रेड नहीं आया, बाकी कलर का आ गया। तीसरी बार भी रेड नहीं आया, चौथी बार भी रेड नहीं आया। इसी तरीके से आप निकालते जा रहे हो, और टोटल आपने, यहाँ ध्यान देना, रेड वाले को छोड़ दो और रेड वाले को छोड़कर बाकी क्या है, 18 वाइट के और 16 ब्लैक के। टोटल आपने 34 बार जूते निकाल लिए। कितने टाइम्स जूते निकाल लिए, 34 टाइम। और आपकी इतनी किस्मत खराब है, इस 34 बार में से एक बार भी रेड कलर का जूता नहीं आया। तो इतना तो समझ में आ गया कि इस 34 टाइम्स में से अब सारे व्हाइट वाले मैंने निकाल दिए और सारे ब्लैक वाले मैंने निकाल दिए। तो इसके बाद जो भी जूते बचे होंगे डब्बे में वो रेड ही होंगे, वो रेड ही होंगे, ये तो फिक्स हो गया।
अब 34 बार के बाद फिर वापस मैंने 35वें बार हाथ डाला और जूता निकाला, रेड कलर का मिल गया, रेड कलर का मिल गया, ठीक है। फिर 36वें बार भी मैंने डब्बे में हाथ डाला और जूता निकाला, अभी भी रेड कलर का मिल गया। इस 35वें बार में भी रेड कलर का और 36वें बार में भी रेड कलर का। लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि दोनों जो रेड कलर के जूते हैं, एक लेफ्ट पैर का एक राइट का होगा, या एक राइट का या लेफ्ट का? ऐसा हो सकता है कि दोनों लेफ्ट पैर का ही हो, और ऐसा हो सकता है कि दोनों राइट पैर का ही हो। अभी भी कंफ्यूजन है, हाँ या ना? तो मान लो मैंने 10 टाइम्स और जूते निकाले। कितने टाइम्स और जूते निकाले? 10, क्योंकि देखो टोटल 20 जूते हैं, तो 10 जोड़े लेफ्ट के होंगे और 10 जोड़े क्या होंगे? राइट के। तो मैंने 10 बार जूते निकाले और 10 बार किसी एक साइड का आ गया, मान लो लेफ्ट पैर आ गया, लेफ्ट पैर का जूता आ गया 10 बार, ठीक है। तो अब इतना तो फिक्स है कि टोटल ये 44 अटेम्प्ट हो गए। कितने अटेम्प्ट हो गए? 44। और 44 अटेम्प्ट हो गए जिसमें से सारे इस कलर के आ गए और रेड कलर के सारे लेफ्ट वाले आ गए, रेड कलर के सारे लेफ्ट वाले आ गए। तो अगली बार जैसे ही मैं डब्बे में हाथ लगाकर बाहर निकालूंगा तो रेड कलर का जूता होगा, और ये भी फिक्स है कि वो राइट पैर का होगा, ये भी फिक्स है कि वो राइट पैर का होगा। तो आपने कहा इसके बाद एक अटेम्प्ट और ले ले तो वह राइट पैर का जूता आ जाएगा। तो टोटल अटेम्प्ट कितने हुए? 34, 10 44 और एक 45। 45 मैक्सिमम अटेम्प्ट लगेंगे, तब हम श्योर हो पाएंगे 100% कि भैया जो दोनों जूता है वो रेड कलर का है, और रेड कलर में भी ऐसा एक लेफ्ट पैर का और एक राइट पैर का, मतलब जोड़े में आया, पेयर में। इसका आंसर कुछ 36 भी बता रहे हैं। 36 बताने का उनका मतलब यही था कि 34 अटेम्प्ट लगाएं तो 34 अटेम्प्ट में ये दोनों कलर आ गए, और वो ये मान के चल रहे हैं कि भैया जब 35वां अटेम्प्ट लगाएं तो रेड कलर निकला तो किसी एक साइड का निकल गया, जैसे लेफ्ट का निकल गया, और 36वां अटेम्प्ट किया तो राइट का निकल गया। लेकिन इसकी गारंटी नहीं है, ठीक है। और जबकि हमें यहाँ कह रहा है कि मैक्सिमम कितने प्रयास करें ताकि 100% श्योरिटी हो जाए, तो मैक्सिमम आप करोगे 45 प्रयास, तो 100% श्योर हो गए कि दोनों पैर का पेयर आपको मिल जाएगा रेड कलर का, ठीक है। तो सही उत्तर क्या होगा? 45। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? इसका हिंदी में ये क्या कह रहा है? 4 पत्र और 4 लिफाफे हैं, 4 लेटर है, 4 इन्वेलप है, और ठीक ठीक एक पत्र को सही पते वाले ठीक ठीक एक लिफाफे में डालना है, ठीक है। यदि पत्रों को लिफाफे में रैंडम रूप से डाला जाए तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन क्या कह रहा है? कि यह संभव है कि ठीक ठीक एक पत्र गलत लिफाफे में चला जाएगा। दूसरा कथन क्या कह रहा है? ऐसे केवल 6 तरीके हैं जिनमें केवल 2 पत्र ही सही लिफाफों में जा सकते हैं। आपको यह सोच कर ये दोनों अगर फॉलो कर जाएगा तो फॉलो करवा देना, नहीं करेगा तो फिर जैसा होगा वैसा हम आंसर देंगे। अब सबसे पहले समझो, पहले स्टेटमेंट को समझो, उससे पहले क्वेश्चन को समझो। आपसे कह रहा है 4 लेटर है, मैं L1 लेता हूं, L2 लेता हूं, L3 लेता हूं, L4 लेता हूं, और 4 ही लिफाफे, इन्वेलप A1, इन्वेलप 2, इन्वेलप 3 और इन्वेलप 4, ठीक है। अब एक चीज कहो, आपसे कह रहा है पहले स्टेटमेंट में कि यह संभव है कि ठीक ठीक एक पत्र गलत लिफाफे में जाए, जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि ठीक ठीक एक पत्र को सही पते वाले ठीक ठीक एक लिफाफे में डालना है। अब मुझे एक बात बताओ कि L1 लेटर को मैंने सही सही E1 लेटर में E1 लिफाफे में डाल दिया, L2 लेटर को मैंने सही सही E2 लिफाफे में डाल दिया, L3 लेटर को सही सही मैंने E3 लिफाफे में डाल दिया, तो एक बचा क्या? L4, चौथा लेटर। तो अगर ये 3 सही सही लिफाफे में चले ही गए तो इतना तो फिक्स है कि चौथा भी सही सही लिफाफे में ही जाएगा। अगर ये 3 लेटर सही सही लिफाफे में मैंने डाली दिए तो चौथे अटेम्प्ट में गलती होने की संभावना होगी क्या? नहीं, क्योंकि जो इन्वेलप बचेगा और जो लेटर बचेगा वो उसी का कॉम्बिनेशन होगा। जबकि कथन में क्या कह रहा है? यह संभव है कि ठीक ठीक एक पत्र लिफाफे में गलत लिफाफे में जाए, तो नहीं, ऐसा संभव नहीं है। अगर 4 में से 3 लेटर्स 3 सही से लिफाफे में चले गए तो चौथा लेटर भी सही लिफाफे में ही जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? गलत। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ऐसे केवल 6 तरीके हैं जिनमें से केवल 2 पत्र ही सही लिफाफे में जाए। अच्छा एक चीज बताओ, टोटल कितने हैं? 4, और डालने कितने सही लिफाफे में हैं? 2, तो कॉम्बिनेशन लगा लो। 4 है, 4 में से 2 क्या करने हैं? सही सही लिफाफे में डालने हैं।
तो 4C2 को अगर हम सॉल्व करें तो आपने कहा सर फैक्टोरियल 4, ये क्या होगा 2 और n माइनस आर फैक्टोरियल 2। अच्छा इसको सरल कर लो सर, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ये 2 गुना 1 2 गुना 1, हाँ या ना। आपने कहा सर ये कितना, तो ये 2 से 2 कट जाएगा। सर ये कितना, तो ये 2 से 2 बार में कट जाएगा। और 3 में 2 का गुना कितना 6। हाँ टोटल कितने तरीके होंगे, तो 6 तरीके होंगे। और क्वेश्चन में कह रहा है कि ऐसे केवल 6 ही तरीके हैं, बिल्कुल 6 ही तरीके हैं। तो दूसरा क्या है सही है और पहला स्टेटमेंट क्या है गलत है। तो अपना सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी केवल 2। 4 थे और 4 को 2 में सही सही डालना था, तो 4C2 इसको सॉल्व कर लिया, 6 आया। ऑप्शन भी कह रहा था 6, सही उत्तर क्या होगा केवल 2। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 इंग्लिश में देख लीजिए, इसका हिंदी देखिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 31, किसी डब्बे में 14 काली गेंद है, 20 नीली गेंद है, 26 हरी गेंद है, 28 पीली गेंद है, 38 लाल गेंद है और 54 सफेद गेंद है। ठीक है, निम्नलिखित कथन पे विचार करना है। सबसे पहला कथन क्या कह रहा है, यदि डिब्बे में से रैंडम रूप से कोई भी n गेंद इस प्रकार निकाली जाए कि उसमें कम से कम एक रंग का पूरा समूह, ये पूरा समूह समझ रहे हो, पूरा ग्रुप अवश्य हो, तो n का मैक्सिमम वैल्यू लघुत्तम वैल्यू क्या 175 होगा। पूरा ग्रुप, पूरा समूह का मतलब कि भैया जैसे पूरी काली गेंद टोटल कितनी है 14, तो ये 14 के 14 आ जाए। पीली नीली गेंद कितनी है 20, तो ये 20 के 20 आ जाए। हरी गेंद कितनी है 26, तो 26 के 26 आ जाए। मतलब इसमें से जितनी जो गेंदें दी है ना वो पूरा पूरा आ गया, तो एक ग्रुप को कंप्लीट करेगा, एक समूह को क्या करेगा कंप्लीट करेगा। अब देखो सॉल्व करने का तरीका, पहले देखो कौन सी गेंद है ब्लैक, और ब्लैक कितनी है 14 है। फिर ब्लू है, ब्लू गेंद कितना है, तो आपने कहा 20 है। फिर क्या है ग्रीन है, और ग्रीन कितना है 26। फिर येलो पीला, और पीला कितना है 28। फिर रेड, रेड कितना है 38। और फिर वाइट कलर का गेंद है कितना 54। अब हमें क्या करने हैं, डब्बे में हाथ डालने हैं, गेंद निकालना है। फिर डब्बे में हाथ डालने हैं, गेंद निकालना है। और इस तरीके से गेंद निकालते रहना है, और तब तक निकालते रहना है जब तक एक पूरा समूह ना आ जाए। मतलब एक ही तरह के सारे गेंद जब हमारे पास ना आ जाए तब तक यह निकालते रहना है। और अगर इस पूरे प्रक्रिया में 175 टाइम्स हमें काम करना पड़ा तो ये कथन सत्य हो जाएगा, नहीं तो कथन क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखो सॉल्व करने का तरीका क्या है। सबसे पहले काम कर लो कि जितनी भी यहाँ गेंदें दी गई है, जैसे ब्लैक कितनी है 14, ब्लू कितनी है 20, ग्रीन 26, येलो 28, रेड 38, वाइट 54, इन सब में से एक एक कम गेंद ले लो। जैसे ये 14 है तो कितना गेंद ले लो 13, ये कितना 19, ये कितना 25, ये कितना 27, ये कितना 37 और ये कितना 53। मैंने क्या किया कि मैंने ऐसा सोचा कि मेरी किस्मत ये है कि मैंने 53 अटेम्प्ट मारे। तो जैसे मैंने ये पूरे अटेम्प्ट मारे, तो इन सारे अटेम्प्ट को जब लेने के बाद हमने देखा कि पूरे ब्लैक कलर के 14 गेंद नहीं आए हैं, 13 ही आए हैं। पूरे ब्लू कलर के 20 गेंद नहीं आए हैं, 19 ही आए हैं। ऐसे हर जगह पूरे पूरे ना आके एक एक कम ही गेंद आए हैं। ठीक है, तो टोटल कितने अटेम्प्ट हो गए हमारे, सबसे पहले ये काउंट कर लो, जोड़ लो। तो आपने कहा सर 7 3 10, 10 और 7 17, 17 और 5 कितना 22, 22 और 9 कितना 31, और 3 34, कैरी कितना 3, 5 3 8, 2 10, 2 12, 13 14 और 3 17, 174। मतलब 174 बाद आपने गेंद निकाला डब्बे में से। ठीक है, और जब 174 बाद गेंद निकाला आपने डब्बे में से, तो उसमें देखा कि 13 ही ब्लैक कलर के आए, 19 ही ब्लू कलर के आए, 25 ग्रीन कलर के आए, 27 येलो कलर के आए, 37 रेड कलर के, और व्हाइट कलर के कितने आए 53। और हमसे क्या कह रहा है कि भैया एक पूरा समूह तो कंप्लीट होना चाहिए। तो एक चीज बताओ, 174 अटेम्प्ट के बाद भी पूरा समूह तो कंप्लीट नहीं हुआ, हर जगह एक एक गेंद क्या पड़ रहा है कम पड़ रहा है। अब मैं जब 175वां अटेम्प्ट लूंगा, 175वीं बार जब मैं डब्बे में से बॉल निकालूंगा, तो इतना तो फिक्स है किसी ना किसी एक कलर का बॉल निकलेगा।
या तो वो ब्लैक निकले या ब्लू निकले या ग्रीन निकले या येलो या रेड या व्हाइट, कोई भी एक कलर का बॉल निकलेगा। और जो भी एक कलर का बॉल निकलेगा वह किसी न किसी एक ग्रुप को पूरा पूरा कर देगा। अगर मान लो ग्रीन निकला तो ग्रीन कंप्लीट हो जाएगा 26, अगर येलो निकला तो येलो कंप्लीट हो जाएगा 28, अगर ब्लैक निकला तो ब्लैक कंप्लीट हो जाएगा 34। मतलब एक अटेम्प्ट और अगर हम ले लें तो एक ग्रुप हमें पूरा पूरा मिल जाएगा किसी न किसी बॉल्स का। तो आपने कहा सर एक अटेम्प्ट और लें, तो टोटल कितने अटेम्प्ट हो गए? 175। जब मैंने टोटल 175 अटेम्प्ट लिया तो किसी न किसी एक कलर का कंप्लीट ग्रुप हमें मिल जाएगा बॉल्स का। तो इसमें भी कह रहा है कि टोटल 175 अटेम्प्ट लगे, हाँ, तो ये कथन क्या होगा? सही होगा। ये कथन क्या होगा? सही होगा। ठीक है, अब देखो दूसरा क्या कह रहा है कि यदि डब्बे में से रैंडम रूप से कोई भी m गेंदें इस प्रकार निकाली जाती है जिसमें हर रंग की कम से कम एक गेंद अवश्य हो। हर कलर का एक गेंद चाहिए। पहले में उस पूरे कलर, एक कलर का पूरा ग्रुप चाहिए था, अब हर कलर का एक एक बॉल चाहिए। हर कलर का क्या चाहिए? एक एक बॉल चाहिए। अब देखो हर कलर का एक एक बॉल चाहिए, तो हम क्या कर रहे हैं, अभी भी हमारी किस्मत ऐसे ही चल रही है। जैसे वाइट टोटल कितने हैं? 54। तो मैंने 54 अटेम्प्ट लिए और हमने देखा कि 54 के 54 हमारे पास क्या है? वाइट ही निकले। मैंने रेड लिए, कितने हैं? 38। मैंने येलो लिए, कितने? 28। हरी कितनी है? 26। और ब्लू ब्लू कितनी है? 20। यहाँ तक अगर मैं टोटल करूँ, ध्यान देना कि 54 सफ़ेद है, 38 लाल है, 28 पीली है, 26 हरी है और 20 क्या है? नीली है। इनको मैंने टोटल किया, टोटल कर लो एक बार। 8 और 8 कितना? 16। 16 4 20 और 6 कितना? 26। ये 10 2 12 14 और 2 16, 166। 166 अटेम्प्ट किए और 166 अटेम्प्ट में सिर्फ इन कलर का ही बॉल निकला। कौन कौन सा? तो वाइट, रेड, येलो, ग्रीन और ब्लू। सिर्फ इन कलर का ही क्या निकला? बॉल निकला। अब हमसे क्या कह रहा है कि हर कलर का कम से कम एक बॉल होना चाहिए। हर कलर का कम से कम एक बॉल होना चाहिए। तो आप इतना तो समझ गए कि 166 अटेम्प्ट में ये सारे बॉल तो रहेंगे ही रहेंगे। अब जब मैं अगला अटेम्प्ट एक और लूंगा, एक और अगला अटेम्प्ट लूंगा, तो किस कलर का बॉल निकलेगा? तो ब्लैक कलर का निकलेगा, ये फिक्स है। और अगर ब्लैक कलर का बॉल हमारे पास आ गया तो टोटल 167 अटेम्प्ट में हर कलर का एक एक बॉल हमारे पास होगा। और यहाँ पे भी कह रहा है कि m का जो लिस्ट वैल्यू वो कितना है? 167। तो बिल्कुल ये भी कथन क्या है? सही है। अब आप बहुत कोई ऐसे भी सोचोगे सर 14 से शुरू क्यों नहीं किया, 54 से क्यों किया? तो भैया सबसे जो मैक्सिमम बॉल होता है ना, उसकी आने की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है। जैसे सबसे ज़्यादा बॉल किसकी थी? सफ़ेद की, उसके आने की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। उसके बाद किसकी थी? रेड की, तो रेड की आने की ज़्यादा होगी। उसके बाद क्या थी? पीले की, तो पीले की संभावना ज़्यादा बनेगी। फिर किसकी? हरी की, फिर किसकी? नीली की, फिर किसकी? काली की। हमेशा मैक्सिमम जो बॉल हो वहाँ से अटेम्प्ट होता है, उसी की संभावना क्या बनती है? ज़्यादा। इसीलिए शुरुआत कहाँ से किया? इधर से। और यहाँ तक 166 अटेम्प्ट हो गए। उसके बाद फिक्स है कि जब अगला अटेम्प्ट लूंगा तो एक कलर ब्लैक का जो कम था वो आ जाएगा। तो टोटल 167 अटेम्प्ट लेंगे तो 100% है कि हर कलर का एक एक बॉल होगा। तो पहला स्टेटमेंट भी सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तो अपना क्या होगा? सही। बोथ। 1 और 2 दोनों फॉलो कर रहा है, दोनों ही क्या है? सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 33। क्या कह रहा है? किसी परीक्षा में 4 प्रश्न पत्रों, नाम क्या है? पी क्यू आर एस, में से प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए अधिकतम कितने हैं? 100 अंक है। मतलब पी क्यू आर एस सब 100 अंकों का है। आगे क्या कह रहा है? विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंक पूर्णांक में है। पूर्णांक का मतलब समझ गए ना, इंटीजर है, डेसिमल में कुछ भी नहीं है। तो कोई भी विद्यार्थी n विभिन्न तरीकों से 99% प्राप्त अंक ला सकता है, तो n का मान क्या होगा? कह रहा n तरीके से 99% नंबर ला सकता है, तो n का मान क्या होगा? मतलब कितने तरीके से 99% नंबर ला सकता है। अब चलो उससे पहले एक चीज बताओ, आपको ये समझाया था कि मान लो मैंने कहा DOG डॉग है, इसको मैं कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकता हूँ? कितने तरीके से इसको व्यवस्थित कर सकता हूँ? तो आप क्या कह रहे थे कि सर इसमें लेटर कितने हैं? 3। तो सिंपल लिख देंगे फैक्टोरियल 3। और फैक्टोरियल 3 का मान क्या हुआ? 3 गुना 2 गुना 1। तो आपने कहा सर 6 तरीके से। ये तो डायरेक्ट करने का तरीका हुआ। अगर आप ट्रेडिशनल करते तो ऐसे करते, D O Z, हाँ या ना?
फिर कहते डी जी ओ, व्यवस्थित ही तो कर रहे हैं। फिर आप क्या कहते हैं सर, ओ डी जी, फिर क्या कहते हैं ओ जी डी, 4 ये हो गए। फिर आप जी से शुरुआत करते हैं, जी ओ डी, फिर क्या कहते हैं जी डी ओ। बताओ 1 2 3 4 5 6, इसी 6 तरीके से इसको व्यवस्थित कर सकते थे। लेकिन हर डेटा के लिए आप मान लो मैंने यहां लिख दिया एरोप्लेन, अब इसमें टोटल कितने लेटर है, 4 4 8 9। अब इनको इस तरीके से व्यवस्थित करने चले जाएंगे तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो सिंपल तरीका क्या होता कि टोटल अल्फाबेट कितने हैं, 9, तो 9 फैक्टोरियल। अब देखो कोई रिपीट हो रहा है क्या, तो देखो ए 2 बार रिपीट हो रहा है, तो जो जितनी बार रिपीट है उतने फैक्टोरियल का भाग लगा दो। और कोई रिपीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, तो 9 फैक्टोरियल बटा 2। मान लो मैंने कहता कहता कि बनाना, BANANA, इसको कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, तो आप कहते हैं 3 3 6 6 फैक्टोरियल। अब देखो ए कितनी बार आ रहा है, 3 बार, तो 3 फैक्टोरियल का भाग। एन कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल का भाग। और जो मान आता उतने ही तरीकों से क्या कर सकते थे, व्यवस्थित। तो व्यवस्थित करने का तरीका क्या होता है, ये होता है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि PQRS है और सभी कितने कितने नंबर के हैं, 100 नंबर के। देखो यहाँ पे PQRS, ये भी 100, ये भी 100 अंक का, ये भी 100 अंक का, ये भी 100 अंक का। तो टोटल कितने अंक हो गए, 400 अंक। और 400 में मुझे 99% लाना है, 99% लाना है। तो मतलब कितने नंबर लाने हैं, 396। 396 नंबर लाने के कितने तरीके हो सकते हैं, ये एक्चुअल में इस क्वेश्चन के अंदर हमें बताना है। अब कैसे करेंगे, तो ध्यान देना, मुझे इन चारों को मिलकर 396 नंबर दिलवाने हैं। कैसे कैसे दिलवाएंगे, तो देखो, पहला ऐसे हो सकता है समझना कि P में 100 में 100 हो गए, Q को भी 100 दे दिया और R को भी 100 दे दिया, तो 100 100 100 300, और S को 96 दे दिया, तब भी 396 मिल जाएगा, हाँ या ना। अच्छा, दूसरा ऐसे भी हो सकता है, इसको 100 दे दिया, इसको 96 दे दिया, इसको 100 दे दिया और इसको 100 दे दिया, तब भी 396 हो सकता है, बोलोगे सर हो सकता है। तीसरा ऐसे भी हो सकता है, ये 96, ये 100, ये 100 और ये 100, बोलेगे सर बिल्कुल अभी भी 396 नंबर आ सकते हैं इस तरीके से भी। चौथा ऐसे हो सकता है, सर इनको 100 दे दो, इसको 100 दे दो, इसको 96 दे दो और इसको 100 दे दो, अभी भी 396 आ सकता है। मतलब मैंने एक जो सीक्वेंस लिखा, सीक्वेंस क्या लिखा, ये इसको कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है, तो आपने कहा 1 2 3 और 4, 4 तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है सिर्फ एक सीक्वेंस के लिए। एक जो ये हमने अंदाजा लगाया कि इसको 100 100 100 96 दे दें, 396 हो जाएगा, तो इनको टोटल कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है, अरेंज किया जा सकता है, 4 तरीके से। ऐसे ही दूसरा ऐसे भी हो सकता है कि इसको 100 दे दो, इसको 100, इसको 98, इसको 98। अब इसको भी फिर अरेंज करना पड़ेगा, सर 100 98 100 98, इस तरीके से। अब इस अरेंजमेंट में क्या लगेगा, टाइम लगेगा, इस अरेंजमेंट में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो इसी टाइम को बचाने के लिए भैया ये तरीका होता है। तरीका क्या होता है, तो देखो समझो कि मैंने सोचा कि मुझे 396 लाने हैं, तो 100 100 100 और 96, तो इसको कितने तरीके से लिखा जा सकता है, व्यवस्थित किया जा सकता है, तो ये 4 है तो फैक्टोरियल 4, और 100 3 बार रिपीट हुआ है तो 3 फैक्टोरियल का भाग लगा दे, हाँ या ना। 400 का 99%, कितना लाना था, 396, ठीक है। इनको सरल कर ले तो आप कहोगे सर 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, और ये कितना, 3 गुना 2 गुना 1, ये कट गया, तो कहने का मतलब 4। हमने इसको जब अरेंज करके देखा था तो इनको हम 4 तरीके से अरेंज कर सकते थे, और डायरेक्ट इस तरीके से आ गया कि भैया एक तो ये तरीका होगा जिसमें 4 तरीके से 396 नंबर दिलाया जा सकता है। दूसरा क्या सोच सकते हैं कि सर इसको 100, इसको 100, 98 और इसको 98। अब इसको कितने तरीके से और अरेंज कर सकते हैं, तो आपने कहा 4 है तो फैक्टोरियल 4, अच्छा 2 बार 100 है तो 2 फैक्टोरियल का भाग, 2 बार 98 है तो 2 फैक्टोरियल का भाग। अब इसको सरल कर लो, देखो 4 गुना 3 गुना 2 फैक्टोरियल लिख दो,
ये 2 फैक्टोरियल रहने दो और ये 2 गुना 1 लिख दो। बताओ 2 फैक्टोरियल कट गया, 2 से ये कितनी बार, 2 बार, तो आपने कहा सर 3 6। इस वाले सीक्वेंस को 6 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, हाँ या ना। तीसरा, आप ऐसा कह सकते हो सर इसको 100, इसको 99, इसको 99, इसको 98, अभी भी 396 बन गया, 396। अब ये टोटल कितने हैं, 4। 99 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल का भाग, सरल कर लो, 4 गुना 3 गुना फैक्टोरियल 2 और 2 फैक्टोरियल का भाग लगाओ। तो इसको कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, 12 तरीके से। अच्छा, नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, तो आपने कहा सर ऐसा भी तो कर सकते हैं, इसको 100 रहने दीजिए, ठीक है, इसको 98 ले लीजिए, ठीक है सर, इसको 98 ले लीजिए, ठीक है, और एक मिनट रुको सर, इसको भी 99 ले ले, इसको भी 99 ले ले, इसको भी 99 ले ले और ये भी 99 ले ले, पी के भी 99, क्यू के भी 99, आर के भी 99, एस के भी 99, एक ये भी सीक्वेंस हो सकता है। इसको कैसे सरल करेंगे, तो हमने कहा 4 फैक्टोरियल और 4 बार 99 है तो 4 फैक्टोरियल, कितना वैल्यू आएगा, तो आपने कहा सर 1 आएगा, हाँ या ना। तीसरा क्या हो सकता है, तो देखो अगर मैं ये 100 ले लूँ, ये 97 ले लूँ, हाँ या ना, ये 99 ले लूँ और ये 99 ले लूँ, बताओ। अच्छा, इसको फिर 98 ले लेते हैं। अच्छा, ये सीक्वेंस हमने लिख लिया था, एक सीक्वेंस और है, रुको क्या हो सकता है, 396 बनाने हैं, 396 आपको बनाना है। तो सीक्वेंस क्या हो सकता है, 100 100 96, इसको इतने तरीके से 100 100 98 98, 100 99 99 98, 99 99 99 और 99, ठीक है। अच्छा, अगर हम ये कर ले, इसको 98 दे दे, इसको 98 दे दे, तो ये कितने हो गए, और इसको 97 दे दे, तो ये कितने, 2 कम यहाँ, 2 कम यहाँ, 1 कम यहाँ, 5, ये तो बैठेगा नहीं। अच्छा, ये कर ले, 98 99 98 2 3 100 1 मिनट देखे कि कहाँ चीज़ें गड़बड़ हो रही है। 100 100 100 100 96 ले लिया, 100 100 98 98 99 98 99 99 99। अब एक सीक्वेंस, जैसे यहाँ 4 नंबर कम करने थे तो एक से ही 4 नंबर कम कर लिया, अब देखिए यहाँ 2 से 4 नंबर कम कर लिया, यहाँ 3 से, यहाँ से, इसको तो पूरा दे दिया, 2 यहाँ से, 1 यहाँ से, यहाँ सब में से एक एक कम कर लिया। तो अपन ऐसा कर ले कि 100 100 97 और 99, देखो 100 इसको दे दो, 100 इसको दे दो, यहाँ से 97 और यहाँ से 99, बताओ ये भी सीक्वेंस तो हो सकता है कि ये 100 100, ये 97 और ये 96, ये कितना हो जाएगा, नहीं 3 यहाँ से कम कर लिया, एक यहाँ से कम कर लिया, ये भी 396 हो गया, तो एक सीक्वेंस ये होगा, तो यहाँ कितना होगा, फैक्टोरियल 4। अच्छा, ये कितनी बार है, 100 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 4 और भाग फैक्टोरियल 2 का वैल्यू अभी कितना निकाला था, 12। तो टोटल ये 5 सीक्वेंस हो सकते हैं, और इन 5 सीक्वेंस में पहले सीक्वेंस को कितने तरीके से लिख सकते हैं, 4, दूसरे को कितने तरीके से, 6, तीसरे को कितने तरीके से, 12, चौथे को कितने, 1, और फिर इसको कितने, 12। अब मैं अगर यहाँ पे टोटल करूँ तो बताओ टोटल कितने हो गए, तो 12 और 12 24, 24 और ये 6 30, 4 34 और 1 35, मतलब टोटल 35 तरीके से हम 396 नंबर, कहने का मतलब 99% नंबर दिलवा सकते हैं। ऑप्शन कौन सा होगा, डी। देख लीजिए एक बार, अच्छा क्वेश्चन था, सही क्वेश्चन था। और देखो मैंने इसको उल्टा ऐसे भी सोच लिया कि किसी 4 नंबर कम करने हैं, तो मैंने ऐसे सोचा इन तीनों को दे दो और
1 से 4 नंबर कम कर लो। यहाँ सोचा इन दोनों को दे दो, इन दोनों से 2 2 कम कर दो, 4 नंबर कम हो गए। यहाँ सोचा इनको 100 दे दो, इनसे 1 कम कर दो, इनसे 1 कम कर दो, इनसे 2 कम कर दो। यहाँ सोचा सब में से 1 1 कम कर दो, तब भी 4 नंबर कम हो गए। यहाँ सोचा इन दोनों को 100 100 दे दो, यहाँ से 3 कम कर लो और यहाँ से 1 कम कर लो, 3 और 1 4, हाँ या ना, तब भी ये आ गया। तो टोटल कितने होंगे? 35 तरीके से 396 नंबर मिल सकता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 34। क्या कह रहा है? किसी ध्वज को लाल, हरे या पीले रंग में से कुछ या सभी रंगों का उपयोग करके 4 क्षैतिज पट्टियों द्वारा परिरूपित करना है। कितने ऐसे विभिन्न तरीकों से इसे किया जा सकता है? इस प्रकार की कोई भी 2 आसन पट्टियां एक ही रंग की ना हो, मतलब लगातार एक ही कलर का पट्टी नहीं होना चाहिए। जैसे अगर एक पट्टी को मैंने ग्रीन कर दिया तो अगला पट्टी ग्रीन नहीं होना चाहिए, किसी और कलर का होना चाहिए। देखो कहना क्या चाह रहा है, ये 4 पट्टियां बना लेते हैं। अच्छे से समझना, 1 2 3 4। अब हमें इन चारों को कलर करना है। कलर करते समय ध्यान रखना है कि एक ही कलर के 2 पट्टी ना हो जाए। जैसे अगर इसको ग्रीन किया तो ये ग्रीन नहीं होना चाहिए, अगर इसको रेड किया तो ये रेड नहीं होना चाहिए, अगर इसको येलो किया तो ये येलो नहीं होना चाहिए, उसके अलावा कोई कलर होना चाहिए। लगातार वाला सेम कलर नहीं होना चाहिए, अलग अलग गैप करके कलर सेम हो सकता है। कौन कौन से कलर का उपयोग करना है? तो आपने कहा सर ग्रीन, रेड और येलो। अच्छा अब सोचो एक एक करके। ये जो पहला नंबर का पट्टी है, इसको तो हम इन तीनों में से किसी भी कलर से कलर कर सकते हैं। यहाँ पे हम ग्रीन भी कर सकते हैं, रेड भी कर सकते हैं और येलो भी कर सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी कलर का कलर यहाँ पे हम कर सकते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं कि पहली पट्टी को कलर करने के कितने तरीके हैं? तो 3 तरीके हैं। नहीं, 3 ही है तो फैक्टर, या तो यहाँ ग्रीन होगा, या तो यहाँ रेड होगा, या तो यहाँ येलो होगा, यही तो 3 होगा, हाँ या ना। अच्छा अब इन तीनों में से मान लो किसी एक कलर से इसको कलर कर दिया। मान लो मैंने ग्रीन से कर दिया इसको, इसको किससे कर दिया? ग्रीन से। तो अब क्या बचा? रेड और येलो। तो इस दूसरी पट्टी को रेड और येलो से ही कर सकते हैं, इसके अलावा कोई और नहीं कर सकते हैं। मतलब इस दूसरी पट्टी को कलर करने के लिए कितने तरीके होंगे? 2। या तो इस पे रेड कलर होगा, या तो इस पे येलो कलर होगा, इसके अलावा कोई और कलर नहीं होगा। क्लियर है? मान लो कि इस दूसरे को मैंने रेड से कर दिया। किससे कलर कर दिया? रेड से। तो इतना तो फिक्स है कि अब यहाँ रेड नहीं आएगा। तो इसको हम किससे कर सकते हैं? येलो से। और एक ग्रीन से भी तो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ रेड है तो यहाँ रेड नहीं आएगा, रेड के अलावा आ सकता है, तो येलो और ग्रीन कर सकते हैं। तो इसको कलर करने के लिए कितने रंग के ऑप्शन बचते हैं? 2 रंग के, येलो और ग्रीन। मान लो इसको येलो कलर से कलर कर दिया, इस वाले पट्टी को येलो कलर से कलर कर दिया, तो यहाँ येलो नहीं आएगा। तो यहाँ क्या आ सकता है? ग्रीन और रेड। तो यहाँ कितने कलर से कलर किया जा सकता है? 2। तो 3 कलर यहाँ किया जा सकता है, 2 कलर यहाँ, 2 कलर यहाँ, 2 कलर यहाँ। तो आपने कहा 3 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 3 दूनी 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आसान था ये, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल ही सही उत्तर। ठीक है, बढ़े अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी आयताकार फर्श की माप लंबाई में 4 मीटर और चौड़ाई में 2.2 मीटर है। 140 सेंटीमीटर गुना 60 सेंटीमीटर माप की टाइलों को इस तरह बिछाना है कि टाइलें एक दूसरे पर ढके नहीं। ठीक है, किसी भी टाइल को किसी भी विन्यास में बिछाया जा सकता है जहां तक इसके किनारे फर्श के किनारे के समांतर होना चाहिए। ये ध्यान रखना है। फर्श पर अधिकतम कितने टाइल्स लगा सकते हैं? कहना क्या चाह रहा है समझना। मैंने एक आयताकार टाइल्स ले लिया, मैंने एक आयताकार टाइल्स ले लिया, ठीक है। अब यहां पे क्या कह रहा है? तो ध्यान दो, इसकी लंबाई कितनी है? 4 मीटर, मतलब 400 सेंटीमीटर। ये यहां से यहां तक कितना है सर? 400 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक कितना है सर? 400 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी है? 2.2 मीटर, मतलब सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा? 220 सेंटीमीटर। ये भी कितना हो रहा है? 220 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो टाइल्स लगानी है उसकी लंबाई कितनी है? 140, और चौड़ाई कितनी है? 60। अब सबसे पहले देखो यहाँ टोटल लंबाई कितनी है? 400। तो 140
लंबाई हम कितनी बार ले सकते हैं? तो आपने कहा 140 140 140, 14 का पहरा पढ़ लो, 14 14 दूना 28, 14 तिया 42। अगर 3 बार 140 140 लंबाई लेंगे तो 420 सेंटीमीटर लेंथ होना चाहिए, जबकि यहाँ कितना है 400। मतलब 2 बार ही ले सकते हैं। जैसे देख लो, ये 140 सेंटीमीटर, ये 140 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया 280। तो यहाँ कितना बचेगा 120 सेंटीमीटर। हाँ या ना? चौड़ाई कितना है 60, तो यहाँ कितना है 220। तो 6 3 18, 6 चौका 24 हो जाएगा। मतलब तीन ही 60 60 का टाइल्स ले सकते हैं इधर। 1 2 3, 60 सेंटीमीटर का, 60 सेंटीमीटर का, 60 सेंटीमीटर का, ये कितना है 40। अब बताओ, ये 60 140 और 60 का एक टाइल्स, 140 और 60 का दूसरा टाइल्स, 140 और 60 का तीसरा टाइल्स। यहाँ भी ले सकते हैं 140 और 60 का एक टाइल्स, 140 और 60 का एक टाइल्स, 140 और 60 का एक टाइल्स। मतलब 1 2 3 4 5 6, 6 टाइल्स लगा दिए 140 गुना 60 सेंटीमीटर के। ठीक है, अब इसके बाद देखो, क्योंकि 140 गुना 60 में लेना है, तो यहाँ तो 40 बचा, तो कुछ यूज कर नहीं सकते। अब इधर देखते हैं। मुझे एक बात बताओ, ये तो 220 है, ये 220 और ये क्या है 120 है, तो 60 60 का यहाँ तो काट सकते हैं ना, 2 60 और 60 का, और यहाँ से 140 ले सकते हैं। अगर 140 ले लेंगे यहाँ इसमें से 140 घटा दो, तो आप कहोगे सर यहाँ कितना लेना 80। तो मैं कह सकता हूँ कि दो टाइल्स 140 और 60 का एक यहाँ लग जाएगा, 140 और 60 का यहाँ लग जाएगा। मतलब 7वें नंबर का टाइल्स ये हो गया, 8वें नंबर का टाइल्स ये हो गया। अब इधर जो स्पेस बचा है, इधर जो स्पेस, यहाँ 40 का, यहाँ 80 का, यहाँ 140 इंटू 60 का टाइल्स फिट नहीं बैठेगा। मतलब टोटल कितने टाइल्स लगा सकते हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो सही उत्तर क्या होगा 8। टोटल 8, मैक्सिमम 8 टाइल्स ही लगाई जा सकती है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36। देखिए, पानी पी लूं एक बार। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है पी क्यू आर एस और टी 5 व्यक्ति है, जिनमें से प्रत्येक व्यक्ति को एक कार्य सौंपना है। ठीक है, आगे कह रहा है कार्य 1 ना तो पी को और ना ही क्यू को सौंपा जा सकता है, कार्य 2 या तो आर को या एस को ही सौंपा जाना चाहिए। कार्य कितने प्रकार से सौंपा जा सकता है ये बताना है। सबसे पहले तो देखो, व्यक्ति कितने हैं 5, और प्रत्येक को एक एक कार्य सौंपना है, तो कार्य भी कितने हो गए 5। ये चीज ध्यान रखना। व्यक्ति कितने हैं 5, कौन कौन? पी क्यू आर एस टी। और कार्य भी कितने मान ले हैं 5। कार्य को T1 T2 ले लेता हूँ, T1 T2, तीसरा T3 T4 और T5। 5 कार्य हो गए, क्योंकि कह रहा है ना प्रत्येक को एक कार्य सौंपना है, तो 5 है। कंफ्यूज मत होना, यहाँ 2 ही कार्य का चर्चा किया है, बाकी 3 का चर्चा नहीं किया है। स्टेटमेंट 2 कार्य से ही रिलेटेड दिया है, बाकी 3 से नहीं दिया है, पर सॉल्व तो करना पड़ेगा। कंडीशन ये दिया है कि P और Q को किसी भी हाल में, ध्यान देना, इसको किसी भी हाल में T1 नहीं मिलेगा। कंडीशन दिया है, कार्य एक ना तो P को मिलेगा ना तो Q को मिलेगा, ये फिक्स है। मतलब कार्य एक या तो R को मिल सकता है, या तो S को, या फिर T को। फिलहाल पहले स्टेटमेंट से यही पता चल रहा है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? कार्य 2 R या S को ही सौंपा जाएगा। मतलब R और S को, इनमें से किसी एक को, इनमें से किसी एक को कार्य 2 देना पड़ेगा, T2 देना पड़ेगा। R को दे दिया या फिर S को दे दिया, ये कह रहा है। तो कितने प्रकार से कार्य सौंपे जा सकते हैं? अब चलो करते हैं क्वेश्चन। केस फर्स्ट देखो, पहला केस बना लो। टोटल 3 4 5। इतना तो फिक्स है कि P और Q को T1 नहीं मिलेगा, कार्य पहला नहीं मिलेगा। अच्छा, मैं यहां लेता हूं P की बात कर लेता हूं। सबसे पहले किसकी बात कर लेता हूं? P की। P को T1 नहीं मिलेगा, P को T1 नहीं मिलेगा।
P को T1 नहीं मिलेगा। और ये भी फिक्स है कि T2 R और S को मिलेगा, T2 R और S को मिलेगा। तो P को नहीं T1 मिलेगा नहीं T2 मिलेगा, ये तो यहाँ से पता चल गया। और अगर T1 T2 P को नहीं मिलेगा तो P को क्या क्या मिल सकता है, T3 T4 T5, T3 T4 T5, मतलब कितने कार्य मिल सकते हैं इसको, 3। ये चीज क्लियर हो गया, 3। P का काम कंप्लीट। अब Q पे आते हैं। Q के बारे में पता है T1 नहीं मिलेगा, Q को T1 नहीं मिलेगा, और T2 R और S को मिलेगा, तो T1 T2 दोनों नहीं मिलेगा Q को। ठीक है, तो इन्हीं तीनों में से कोई मिलेगा, लेकिन इन तीनों में से कोई एक कार्य तो P के पास भी आ गया इस केस में, T2। तो इसके पास कितनी मान लो मैं T3 इसको दे देता हूं, T3 इसको दे देता हूं, तो इसके पास क्या संभावना बचेगी, T4 T5 की, मतलब कितने, 2। ठीक है, Q के बाद अब हम R के पास पहुंचते हैं, और R के लिए कह रखा है, R और S के लिए कि इसको T2 ही देना है, कार्य 2 ही देना है। अगर इस वाले केस में 2 केस इसलिए बनाया है क्योंकि यहाँ 2 केस चलेगा, कि एक बार मैं T2 R को दूंगा और एक बार T2 मैं किसको दूंगा, S को। अगर मैं R को T2 देता हूं, देखो R को मैं सिर्फ क्या दे सकता हूं, T2, तो कितने, एक कार्य, हाँ या ना, ठीक है। R के बाद S की बारी है, S की बारी है। अब देखो T3 अगर इसको दे दिया था तो T4 T5 इसको दिया था, मान लो T4 इसको दे दिया, T2 इसको दे दिया, तो यहाँ क्या बचा, T5 और T1, T5 या T1, हाँ या ना। तो इसको या तो T1 दे सकते हो या फिर T5 दे सकते हो, और कोई ऑप्शन है नहीं, तो 2। अब दोनों में से कोई भी कार्य किसको दे दो, या तो T5 दे दो या T1 दे दो। मान लो T5 दे दिया तो T के लिए क्या बचेगा, T1 ही तो बचेगा, मतलब एक कार्य, और इनका गुना करो, बताओ कितना हुआ, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 तरीके से तो केस फर्स्ट में। अब केस सेकेंड ले, वही 1 2 3 4 5। अब पहले केस में R को दिया था T2, इस वाले केस में S को दे दूंगा T2, बाकी चीज सेम रह जाएगा। देखो ये 3, बाकी चीज सेम तरीके से, मान लो ये P है, P लिया तो T1 नहीं मिलेगा, T2 नहीं मिलेगा, तो क्या यही 3 तो मिल पाएगा, तो 3, हाँ या ना, यही 3 तो मिल पाएगा, तो आपने कहा इसको 3। Q है, Q को T1 नहीं मिलेगा, T2 नहीं मिलेगा, तो क्या मिलेगा, बाकी 2 ही कार्य तो मिलेगा, ठीक है। फिर R है, इस बार हमने R को T2 नहीं दिया, हमने इस बार S को T2 दे दिया, ठीक है, तो इसको तो एक ही होगा। अब R के पास कितनी पॉसिबिलिटी बचेगी, 2, हाँ या ना, और फिर T के पास कितनी पॉसिबिलिटी बचेगी, 1। तो वही चीज हो जाएगा, क्या कहोगे, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, और 12 और 12 टोटल कितने हो गए, 24। टोटल कितने हो गए, 24। तो टोटल कितने प्रकार से कार्य सौंपे जा सकते हैं, तो 24 तरीके से कार्य सौंपे जा सकते हैं। समझ लेना, इस पूरा एक्सप्लेन कर दिया है मैंने आपको, अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको, पजल टाइप समझ लो इसको एक तरीके से। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, एक ये क्वेश्चन वापस समझेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। क्या कह रहा है, डी कोई 3 अंकों की संख्या इस प्रकार है कि इस संख्या का इसके अंकों के योगफल से अनुपात क्या हो, लघुत्तम हो। डी के सैकड़े अंक और इकाई अंक के बीच क्या बताना है, अंतर बताना है। आपसे ये कह रहा है कि डी 3 अंकों की कोई संख्या है XYZ, इनको अगर मैं इनके ही अंकों को योग करके जोड़ूं और भाग लगाऊं, जोड़कर भाग लगाऊं, तो ये वैल्यू मुझे मिनिमम मिलना चाहिए, रेशियो क्या मिलना चाहिए, मिनिमम। कहने का मतलब ये है कि ये तभी संभव है, ये चीज तभी संभव है जब ऊपर में जो नंबर है, ऊपर का जो नंबर, ये नंबर कुछ भी हो सकता है, ये संख्या कुछ भी हो सकती है, ऊपर का जो नंबर है वो इसके सम से भाग लगाएं, तो ये ऊपर का जो नंबर है ये तो कम से कम होना चाहिए, और इनका जो योग है ये ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। क्वेश्चन ये कह रहा था कि 3 अंकों की संख्या लो और उनके अंकों को जब जोड़ो तो रेशियो मिनिमम मिलना चाहिए। तो ये तभी संभव है जब ये ऊपर वाली संख्या कम से कम करे और इनका योग क्या हो, मैक्सिमम से मैक्सिमम। देखो सम लिखा है, इनका योग ज़्यादा से ज़्यादा हो और ये संख्या छोटी से छोटी हो, तभी ये मिनिमम रेशियो आ सकता है। क्लियर है। अब एक चीज खुद सोचो कि अगर इसको छोटी से छोटी बनानी है, 3 अंकों की बनानी है, तो मैक्सिमम इसकी शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं, 1 से, क्योंकि 0 से तो कर नहीं सकते हैं। अगर 0 से करेंगे तो ये 3 अंकों की नहीं रहेगी, ये कितने अंकों की हो जाएगी, 2 अंकों की। तो हमें करना कहाँ से पड़ेगा, 1 से। इसको हमें क्या रखना पड़ेगा, मिनिमम। ध्यान रखिएगा इस चीज को।
और इनको हम क्या कर ले, मैक्सिमम। मैक्सिमम क्या रख सकते हैं, 9 और 9 199। अब इनको जोड़ा तो 9 1 10 और 1 19। अब 19 से इसको काटोगे तो वैल्यू कितना आएगा, 10.4। और यही सबसे क्या होगा, मिनिमम रेशियो होगा किसका, तो 3 अंकों की संख्या में अगर इनके अंकों को जोड़कर भाग लगाएंगे तब। लेकिन हमसे ये नहीं पूछा, हमसे पूछा कि जो इकाई पे है और जो 100 प्लेस पे है उनका अंतर। तो 9 में से 1 घटाया, वैल्यू कितना आया, 8। तो सही उत्तर क्या होगा अपना, 8, ऑप्शन नंबर सी। अब इस चीज का ध्यान देना, अब ये चीजें क्या थी, हिट एंड ट्रायल वाली चीजें थी। इसको या तो आपको एक एक चीज करके करना पड़ता, हाँ या ना, एट ए टाइम पेपर में इसमें दिमाग चलाना थोड़ा मुश्किल हो सकता था। हाँ, नंबर नहीं बता सकते थे, लेकिन जो जो ये क्वेश्चन पूछा गया था वो बताया जा सकता था। वो कैसे, तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना, ऐसा केस कभी भी आएगा तो इस जो 100 प्लेस पे है, जो यहाँ पे है, इसको हमेशा मिनिमम करना है, और जो यूनिट पे है उसको हमेशा क्या करना है, मैक्सिमम। तो मिनिमम हम इसको क्या रख सकते थे, 1, और मैक्सिमम क्या रख सकते थे, 9। दोनों का अंतर क्या आता, 8। नंबर बता पाना थोड़ा मुश्किल होता, क्योंकि उसके लिए हमें जेन्युइन कैलकुलेशन करना होता, और इतने सारे नंबर का कैलकुलेशन करना थोड़ा मुश्किल होता। ठीक है, तो हिट एंड ट्रायल से ये चीजें रहेंगी। अच्छा, एक चीज ऐसा भी हो सकता है कि मान लो ये बात कहा जाए कि एक्स वाई जेड में अगर x प्लस वाई प्लस जेड का भाग लगाए तो ये मैक्सिमम आ जाए, क्या आ जाए, मैक्सिमम। अब मैक्सिमम का बहुत केस हो सकता है, ध्यान देना, क्योंकि मैक्सिमम तो 100% रेशियो हो सकता है। मिनिमम तो क्या होगा, वो तो 10.4 आया, ये हमने पता कर लिया यहाँ से। लेकिन मैक्सिमम क्या हो सकता है, 100%, कैसे, तो जैसे मान लो मैंने 100 ले लिया और इनके अंकों को जोड़ा, 1 भाग लगाया तो 100 आया। वैसे ही 200 ले लो और इनके अंकों को जोड़ो तो 2 भाग लगाया, 100। वैसे ही मान लो मैंने 900 ले लिया और मैंने इनके अंकों को जोड़ा, 9 का भाग लगाया, अब भी क्या आया, 100। तो मैक्सिमम कितना आएगा, 100, और 100 आने की बहुत सारी संभावनाएं हैं। लेकिन अगर आपसे कहे कि 100 से कम, अगर कंडीशन लगा देता पेपर में, हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन यही समाप्त है। मैं आगे की चीजें बता रहा हूं कि अगर आपसे क्वेश्चन में कंडीशन लगा देता कि 100 से कम, 100 से कम, कंडीशन लगा देता 100 से कम, तो आप क्या कहते कि सर इसको मैक्सिमम, इसको मिनिमम, ये संख्या क्या होती, 910, और इनके अंकों को जोड़ लेते, 9 1 10 का भाग लगाते, तो 100 से कम मैक्सिमम क्या रेशियो होगा, 91। और वो संख्या क्या हो सकती है, 910। वो संख्या क्या हो सकती है, 910। मैक्सिमम ना पूछ के सिंपल बोलता कि 100 से कम मैक्सिमम रेशियो क्या हो सकता है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, तब मेरा क्या आता, 91। बाकी ये चीजें आपको ध्यान देनी है। सही ऑप्शन क्या था, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका सीसेट 2023 के सारे मैथ्स के क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिए। मिलते हैं इसके बाद अगली वीडियो में आपसे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।